तो स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। और सबसे पहला टॉपिक जो हम ले रहे होंगे उसका नाम है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है बच्चों, इसको समझ लेते हैं। मान लो आपके पास ये एक सोर्स है ना, सोर्स है। सोर्स किसका सोर्स है? लाइट का सोर्स है बच्चों, है ना, लाइट का सोर्स है ना। और इस सोर्स ने अपने चारों तरफ ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट किया है चारों तरफ। इस बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर ऐसे 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 एक गोला क्रिएट कर दूं, एक सर्कल क्रिएट कर दूं भाई, तो सर्कल की रेडियस आर है ना। तो जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सबकी डिस्टेंस आर है। तो इन सब पे जो वाइब्रेशन पहुंचा होगा वो कैसा पहुंचा होगा? इस सोर्स की वजह से एक जैसा पहुंचा होगा, है ना। माने कि यहाँ के जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे होंगे, यहाँ के जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे होंगे, यहाँ के जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे होंगे, और यहाँ के हर जगह के पार्टिकल एक ही तरीके से वाइब्रेट हो रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि ये सब पार्टिकल्स कैसे हैं? सेम फेज में है बच्चों। कैसे हैं? सेम फेज में है, क्योंकि सब पर वाइब्रेशन एक ही जैसा पहुंचा है। तो भाई, तो ये जो ज्योमेट्री है, ये जो ज्योमेट्री मैंने बनाई जिस पर वाइब्रेशन एक जैसा पहुंचा है, उसको मैंने वेव फ्रंट बोला है। तो व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट लोकस है, ऐसा समझ लो। लोकस माने ज्योमेट्री है। कैसी ज्योमेट्री? जिस पर हर एक पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है। तो इसको हमने क्या बोल दिया भाई? वेव फ्रंट बोल दिया। तो वेव फ्रंट लोकस है, ऐसे सारे पॉइंट्स का ज्योमेट्री है, ऐसी पॉइंट्स की जहां पर हर पार्टिकल एक ही तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। सबसे पहले हमें ये समझना है। और बच्चों, इसको हल्के में मत लेना, इसकी डेफिनेशन ही डायरेक्ट पूछ ली जाती है। चल भाई, अब मैं आगे क्या सिखाने वाला हूं? अब मैं आपको सिखाने वाला हूं हाइगेन्स प्रिंसिपल। अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं बच्चों? हाइगेन्स प्रिंसिपल। पेपर में आपको सीधा देखने को मिलता है। नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, नोट्स डिस्क्रिप्शन में जाया करो भाई, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। और वीडियो को भाई शेयर जरूर कराया करो, सब्सक्राइब कराया करो भाई, ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपके लिए मदद कर सकूं। चलो भाई, हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या होता है? पहला पॉइंट, हाइगेन प्रिंसिपल ये कहता है बच्चों कि हर एक पॉइंट कहां पर? वेव फ्रंट पर। ये वाला पॉइंट, 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 हर एक पॉइंट वेव फ्रंट पर ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि ये वाला सोर्स बिहेव करता था। मतलब ये सोर्स है ना, इसने अपने चारों तरफ वाइब्रेशन क्रिएट किया है। इसी तरीके से हर एक पॉइंट इस पर ऐसे बिहेव कर रहा होगा जैसे कि अपने आप में एक न्यू सोर्स है। ये वाला पॉइंट ऐसे बिहेव कर रहा होगा जैसे कि अपने आप में एक न्यू सोर्स है। तो ये भी अपने चारों तरफ वाइब्रेशन ऐसे क्रिएट कर रहा होगा। ये भी ऐसे ही अपने चारों तरफ क्या क्रिएट कर रहा होगा? वाइब्रेशन। ये भी ऐसे ही चारों तरफ। तो हर एक पॉइंट ऐसे बिहेव कर रहा है वेव फ्रंट के ऊपर का जैसे कि अपने आप में एक न्यू सोर्स बन गया हो डिस्टरबेंस का, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस बन गया हो, जैसे ये था ना। तो ये भी अपने आप में ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं और अपने चारों तरफ क्या क्रिएट कर रहे हैं? डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टरबेंस चारों तरफ क्रिएट कर रहे हैं अपने, उसको मैंने सेकेंडरी वेवलेट बोला। क्या बोला? सेकेंडरी वेवलेट। तो हाइगेन प्रिंसिपल ये कह रहा है कि हर एक पॉइंट वेव फ्रंट पर ऐसे बिहेव करता है जैसे कि अपने आप में एक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस हो, और जो डिस्टरबेंस उसने अपने चारों तरफ ऐसे 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 क्रिएट किया, इसको सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। इसने जो अपने चारों तरफ डिस्टरबेंस क्रिएट किया, इसको सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। तो हाइगेन प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि भाई एवरी पॉइंट कहां पर? कहां पर? ऑन वेव फ्रंट, ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज कैसे? ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको भाई हम? सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। ये पेपर में आता है, तो सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। तो भाई
ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट हैं। तो भाई अब ये जो है, जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स मैंने बनाई, अगर मैं इन सारों पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो ये, इसका मतलब ये है ये नई वेव फ्रंट होगी। पहली वेव फ्रंट तो ये है बच्चों, ये वाली सारी की सारी ये वेव फ्रंट है। तो इस पर जो आपके ये सोर्स की तरह से बिहेव कर रहे थे, इनके चारों तरफ इन्होंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया था, इनको सेकेंडरी वेवलेट बोल रहे थे। अगर सेकेंडरी वेवलेट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो ये नई वेव फ्रंट की पोजीशन देगी, यानी कि पहले वेव फ्रंट ये थी, अब वेव फ्रंट ये आ गई है। समझ गए बात को क्या कह रहा हूं मैं? ऐसे तो ये वेव फ्रंट पहली वेव फ्रंट है, और अगर सेकेंडरी वेवलेट्स पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो दूसरी वेव फ्रंट आ जाएगी। ठीक है भाई। इसके बाद ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ऐसे हो गया। तो अब फिर से इस वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट कैसे बिहेव करेगा, न्यू सोर्स, फिर ये क्या क्रिएट करेगा, डिस्टरबेंस, उसको क्या बोलता है, सेकेंडरी वेवलेट। फिर आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, वो नई वेव फ्रंट आ जाएगी। ऐसे ऐसे चलता रहेगा। फिर इस पर हर तरीके से ऐसे ऐसे नए सोर्स क्रिएट होंगे और इस पर सेकेंडरी वेवलेट्स बनाई जाएंगी, और फिर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये नई वेव फ्रंट हो जाएगी टी टाइम के बाद। ऐसे वेव आगे आगे की तरफ को चलती रहेगी। तो दूसरा नियम क्या बन गया, दूसरा नियम क्या बन गया, टेंजेंट किस पर, टू दीज सेकेंडरी वेवलेट, टेंजेंट टू दीज सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होता है, गिव क्या, पोजीशन, किसकी पोजीशन, ऑफ न्यू वेव फ्रंट। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। याद कर ले, याद कर ले, याद कर ले। चल भाई, अब इतनी बात अगर क्लियर हो गई, अब मैं आगे लेके चलने वाला हूं। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आओ। तो भाई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। कौन सी बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, या फिर स्नेल्स लॉ भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं, स्नेल्स लॉ। भाई आपको अच्छे से इसको सुनना है, और इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको देख लेना भाई, है ना, देख लेना। चल भाई, अब शुरू करता हूं हाइगिन्स प्रिंसिपल को समझाना। देखो भाई, वो सॉरी, हाइगिन्स प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को समझाना। पहले एक बात क्लियर कर दूं बच्चों में, ध्यान से सुनना। इससे अलग एक बात बता देता हूं, थोड़ा सा सुन लो। देखो भाई, ये सोर्स है, ये पहली वेव फ्रंट, ये इसके बाद इसके चारों तरफ दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। आप ये देख रहे हो, लास्ट में आते आते ये लाइन सीधी हो गई, है ना। तो पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट आगे की तरफ को बढ़ रही हैं, जैसे आप दूर जा रहे हैं वो लाइन सीधी हो गई है, और 3D में देखें तो ऐसी हो गई है ये वेव फ्रंट, है ना। तो है ना, 3D में ऐसी हो गई है कुछ। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना भाई। तो वेव फ्रंट्स ऐसे खुलती चली जाती हैं, खुलती चली जाती हैं, क्योंकि सर्कल बड़े होते चले जाते हैं ना, तो ये बिल्कुल सीधी सी दिखने लग जाती है। तो पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट होती है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है, आगे चल के ऐसे हो जाती है। समझ गए, 3D में ऐसे हो जाएगी, है ना। ये सब स्पेयर ही तो है ना, ये स्पेयर ही तो हैं, ये स्पेयर हैं ऐसे ऐसे। तो ये स्पेयर सीधा सीधा हो गया तो कुछ ऐसा हो गया, है कि नहीं, ऐसे हो जाता है। अच्छा, और क्या याद रखनी है, कोई भी वेव फ्रंट हो, कोई भी वेव फ्रंट हो, रेज हमेशा वेव के परपेंडिकुलर आती हैं, रेज हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करी जाती हैं। कैसे, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। चलो आओ सॉरी भाई, अब देखो कैसे, आओ देखते हैं, कैसे देखते हैं, आओ देखते हैं। ये आपने क्या बना लिया, एक ग्लास बना लिया बच्चों। स्नेल्स लॉ होता क्या है, इसमें स्नेल्स लॉ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। चल भाई, अब क्या होता है, अब क्या होता है, यहां से ये कोई सोर्स है, अब ये जो सोर्स है इससे वेव फ्रंट बनेंगी ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां तक आते आते ऐसे हो जाएगी, ये प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगी, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगी। तो यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगी। ये पहली, दूसरी, तीसरी, और भाई ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये वेव फ्रंट हो गई। रेज मैंने कैसे बताई है, रेज मैंने
वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर बनानी बताई हैं। तो देखो कितने एंगल पे, 90 पे, कितने पे, 90 पे। ये कौन है? ये रेज है बच्चों। ये कौन है? ये रेज हैं। ऐसे हो गया क्या? ऐसे हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। चलो भाई, अगर ऐसे हो गया, अगर ऐसे हो गया, इस वेव फ्रंट पर हर एक पॉइंट ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि एक न्यू सोर्स हो। किसने कहा है? हाइगीन ने कहा है। हाइगीन ने कहा है। अब हाइगीन ने कहा है तो इसके चारों तरफ ऐसे सेकेंडरी वेवलेट्स बनती हैं क्या? बिल्कुल बनती हैं। हाइगेन प्रिंसिपल में बताया है। तो भाई यहाँ से टी समय में यहाँ पर ऐसे कोई सर्कल बन रहा होगा क्या? इस वाले की वजह से टी टाइम के बाद, है ना? ऐसे ही इससे भी, ऐसे ही इस वाले पॉइंट से भी सर्कल बन रहा होगा, इससे भी ऐसे बन रहे होंगे। इनको सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जो यहाँ पर सर्कल ड्रॉ होते हैं ना बच्चों, वो सी इंटू टी के होते हैं। तो आप ये बताओ, इस पॉइंट को मानकर यहाँ टी समय में ये आर्क यहाँ लग गया, ये सेकेंडरी वेवलेट का आर्क हो गया, है ना? मैंने पूरा नहीं बनाया, ये ऐसे 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 गोल बनता ना, ऐसे मैंने बस ये आर्क लगा दिया यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गया, है ना? कितने का आर्क लगा? कितने का आर्क लगा? अभी बताया था कितने का लगा भाई? सी इंटू टी का आर्क लग गया, लग गया। चलो, अब हाइगेन प्रिंसिपल के हिसाब से आप एक बात बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, ये स्पीड है लाइट की 3 इंटू 10 की पावर 8, है ना भाई? तो यहाँ तो वैक्यूम था, तो स्पीड ऑफ लाइट हमने 3 इंटू 10 की पावर 8 ले ली। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो सोर्स है, इसके चारों तरफ भी तो आर्क लगेगा, यहाँ पर ऐसे आर्क लगेगा, लेकिन भाई उतने ही समय में लगना है। लेकिन भाई ये 3 सेकंड में लगा मान लो, तो ये भी आर्क 3 सेकंड का लगेगा। लेकिन भाई स्पीड तो यहाँ पर चेंज हो जाती है ना, तो डिस्टेंस यहाँ c इंटू टी नहीं होती, v इंटू टी हो जाती है, क्योंकि मीडियम में उतर गई है लाइट। यहाँ से लाइट मीडियम में उतर गई है, यहाँ लाइट मीडियम में नहीं थी, हवा में थी, तो ज़्यादा चली, क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है वैक्यूम के अंदर। लेकिन जब वो मीडियम में उतरती है तो स्पीड कम हो जाती है। तो आर्क तो लगेगा स्पीड इंटू टाइम का, लेकिन v इंटू टी का लगेगा, है कि नहीं? है कि नहीं भाई? बिल्कुल है। तो ये आर्क लग गया। अब ये आर्क लग गया, हाइगेन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इन सेकेंडरी वेवलेट्स पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो नई वेव फ्रंट मिल जाती है। पहले वेव फ्रंट ये थी, इनसे हमने गोले बनाए, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते थे इनको, इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो ये जो टेंजेंट आई, ये आपकी नई वेव फ्रंट आई, ये हमारी नई वेव फ्रंट आई। ऐसा बोल सकता हूं ये इंसिडेंट वेव फ्रंट थी, और जो यहाँ आई वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। वो कैसी है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो ये ऐसे लाइन ड्रॉ हो गई बच्चों। हो गई कि नहीं हो गई भाई? बिल्कुल हो गई। चलो भाई, अब इन पर क्या ड्रॉ हो जाती हैं? ऐसे ये रेज हो जाती हैं। रेज हमेशा कैसे होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये रेज हैं, ये रेज हैं, है ना? तो ये 90 डिग्री पर पड़ी है ना भाई? पर हमें अब क्या करना है, पहले डायग्राम के भी नंबर है भाई, और ये जो मैंने बातें बताई हैं मैंने नोट्स में बता रखा है, लिखना कैसे है ना? चलो भाई, अगर ये बात क्लियर हो गई, अब अपना हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ट्राइंगल को कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी और भैया डी। अब ट्राइंगल देख लो, ट्राइंगल देख लो बच्चों, कौन सा देख लो ट्राइंगल, आओ मैं बताता हूँ। एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल देख लो, ए बी सी, इसमें लगाओ साइन आई का फॉर्मूला। साइन आई का फॉर्मूला लगा दो भैया इस वाले ट्राइंगल में। जब आप इसमें, ये 90 डिग्री है क्या, है ना? रेज ऐसे आती है, 90 डिग्री है ना? फिर से ये ऐसे एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, ये एंगल 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपोटेनियस होती है, 90 के सामने क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, ये एंगल आई है क्या? क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ने जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया वो ये बनाया, तो ये इंसिडेंस एंगल हो गया। ऐसे ही ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आई थी क्या, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बनाया, तो ये आर हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। तो इसलिए ये वाला एंगल आर है। अब ए बी सी ट्राइंगल में फिर से आ जाओ, ए बी सी ट्राइंगल में
जब आप ए बी सी ट्राइंगल में आ गए बच्चों, तो साइन आई का फॉर्मूला लगेगा। साइन आई का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होती है, क्या है वो, सी इंटू टी। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, सी इंटू टी लिखा जाएगा। हाइपोटेनियस क्या होती है, 90 के सामने। कौन है 90 के सामने, 90 के सामने कौन है, ये वाली लाइन क्या है, ये ए सी। साइन आई निकल गया। अब आप क्या निकाल रहे होंगे, साइन आर। तो कौन सा ट्राइंगल ले रहे होंगे, अरे भैया ये वाला ट्राइंगल ले रहे होंगे, ये 90 है ना। साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। और कितनी है ये साइड, भैया वी इंटू टी का आर्क लगाया था, तो ये हो गई वी इंटू टी। और हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली होती है, कितनी है, ये है ए सी ए सी ए सी। चलो भाई दोनों इक्वेशन डिवाइड, जब दोनों इक्वेशन डिवाइड, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू सी अपॉन वी, है कि नहीं। अब डेफिनेशन क्या कहती है, स्नेल्स लॉ से हटके है भाई बात। डेफिनेशन ये कहती है कि म्यू बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं भैया ये लिख सकता हूँ क्या, आप देखना जरा क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर म्यू लिख सकता हूँ क्या, ये यहाँ से। तो म्यू बराबर क्या आ गया, साइन आई अपॉन साइन आर। और इसी को तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, इसी को तो स्नेल्स लॉ कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा एक लाइन इसमें और ऐड कर देनी है कि भाई इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये आपका प्लेन, ये आपकी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये इसमें आपको ऐड करके लिख देनी है बात। बाकी ये मैंने आपको सारा बता दिया, ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कब होता है, जब मिरर होता है। यहाँ पर क्या था, कांच था, ग्लास था, ये कांच का ग्लास है। यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। आओ देखते हैं। चलो भाई हाइगेन्स प्रिंसिपल की हेल्प से करना है। आपका ये मिरर हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, मिरर हो गया। फिर से यहाँ आपका बल्ब है, कोई सोर्स है, यहाँ से इस तरीके से क्या आ रही हैं, वेव फ्रंट्स आ रही हैं। तो जो इस पर वेव फ्रंट लास्ट में पड़ेगी वो कुछ इस तरह की होगी, कुछ ये वाली वेव फ्रंट पड़ेगी इस तरीके से, है ना, ये खुलते जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ वेव फ्रंट ऐसे होगी, है कि नहीं। तो ये आपकी वेव फ्रंट हो गई, है ना। वेव फ्रंट जो एंगल बनाता है उसको इंसिडेंट एंगल कह सकते हैं, है ना। रेज हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, तो रेज आपकी कुछ ऐसे पड़ी, कितने एंगल पे, 90 पर। ये दूसरी रे पड़ी 90 पर। भाई डायग्राम सीख ले, ये ऐसे मैंने बना दिया, ये रेज हो गई हैं। अब हर एक पॉइंट वेव फ्रंट पर फिर से कैसे बिहेव करेगा, ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि अपने आप में एक न्यू सोर्स हो भाई, जैसे कि अपने आप में एक न्यू सोर्स हो। अब जैसे ये वाला है, इसको समझो बच्चों, इसको समझो, ये वाला पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट, इसका आर्क कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, है ना, ऐसे सर्कल बनेगा, है कि नहीं। तो यहाँ इसका आर्क लग रहा है ऐसे, कोई दिक्कत है ना। तो मैंने आर्क ना लगा के बस ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दिया, है ना। हाइगेन प्रिंसिपल यही तो कहता था कि ये पॉइंट यहाँ आ गया, कितने टाइम में आ गया, वैक्यूम में है, तो कितना समय लगेगा भाई, इसको समय लगेगा कितना, यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड इंटू टाइम, सी इंटू टी। अब भाई नीचे तो रास्ता है नहीं, अब इसको भी तो जाना है, इसका भी तो आर्क लगेगा ना, है ना। ये तो यहाँ, ये वाला पॉइंट तो यहाँ पहुँच गया, है ना, ये वाला पॉइंट जो था वो तो यहाँ पहुँच गया सी इंटू टी टाइम में। इसका आर्क नीचे लगना था, है ना, इसका भी तो लगना था आर्क, पर भाई नीचे तो रास्ता बंद है, नीचे रास्ता बंद है, तो क्या होगा, तो इसका जो आर्क लग रहा होगा नीचे वाले पॉइंट का, वो कैसे लग रहा होगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखो भाई ध्यान से सुनो, इमेजिन करना इसका आर्क अगर लगता तो ऐसे कहीं यहाँ लगेगा, है ना। नीचे क्यों नहीं लगा भाई, नीचे तो रास्ता बंद है ना, तो यहाँ कहीं आर्क लगेगा इसका,
ये टी समय बाद यहाँ पहुंच गया पॉइंट, है ना, है ना, यही तो होता है ना, सेकेंडरी वेवलेट बनाते हैं ना ये, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स, फिर वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, उसे सेकेंडरी वेवलेट बनते हैं, उसका गोला बनना था पूरा। अब क्या हुआ, इधर तो रास्ता बंद है, तो ये आर्क कहीं यहाँ लग रहा होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट टी समय के बाद यहाँ कहीं आ गया होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया था, इसका भी ये आर्क था, पूरा नहीं लगाया मैंने, ये ऐसे आर्क था ना पूरा, बस शॉर्ट में लगा दिया, है कि नहीं। तो भाई ये वाला पॉइंट, इसका जो आर्क है वो यहाँ लग गया, और भैया आपका एक आर्क यहाँ लग गया था, ये वाला पॉइंट तो बस यहाँ पहुंच गया था, सीधा सीधा आर्क लगाने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, अब टेंजेंट जो हम ड्रॉ करते हैं सेकेंडरी वेवलेट से, वो आपको पोजीशन देती है किसकी, न्यू वेव फ्रंट की, तो ये आपका कौन हो गया, न्यू वेव फ्रंट। और अब ध्यान से देखो, ये ऐसे आई वेव फ्रंट, ये वाली वेव फ्रंट है, टकराई और टकरा के भाई ऐसे निकल गई, देख रहे हो तुम, ऐसे निकल गई, ये जा रही है वेव फ्रंट, ये थी वेव फ्रंट, टकराई और ऐसे निकल गई, टकराई और ऐसे निकल गई, ऐसे तो जा रही है वेव फ्रंट, तो इसका नाम रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो इसने जो एंगल बनाया, ये एंगल आर हो गया क्या, ये एंगल आर हो गया क्या, ये वाला एंगल आर हो गया, ठीक है। अब वेव फ्रंट आई, ये वाली लाइन नए वाली वेव फ्रंट है ना, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये जरूर टकराई होगी और टकरा के भाई ऐसे निकल गई होगी, समझ रहे हो, ऐसे निकल गई होगी, ऐसे निकल गई होगी। अच्छा, रेज कैसी होती है, हमेशा रेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं, तो आपकी जो रेज जा रही होंगी इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे और ऐसे, कितने एंगल पर, 90 90 और 90। सॉरी भाई, देखो अब तो अब जो है इनको कुछ नाम दे देते हैं, ए इसको नाम दे देते हैं, बी इसको नाम दे देते हैं, सी और इसको नाम दे देते हैं डी, ठीक है भाई, ये है। अब मुझे दिखाना क्या है, मुझे एंगल आई जो वेव फ्रंट ने एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, वो वेव फ्रंट का एंगल क्या कहलाता है, इंसिडेंस एंगल। जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ने एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें प्रूव करना है, यानी कि मुझे आई बराबर आर के दिखाना है। अब मैं थोड़ा 10वीं क्लास पे लेके चलूंगा बच्चों, एक बार जरा ध्यान से देखना, ये देख रहे हो आप ट्राइंगल, ये देख रहे हो आप ट्राइंगल ABC, और आप ट्राइंगल ये भी देख रहे होंगे ADC, है कि नहीं भाई, दो ट्राइंगल आप देख रहे होंगे ABC और ADC, दोनों देखो इस वाले बेस पर हैं क्या, इस वाले बेस पर हैं क्या, और दोनों ट्राइंगल में ये 90, ये भी 90 है ना, ये दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड हो गई, है ना, 90 के सामने है, और इसलिए इसको हाइपोटेनियस भी बोल रहे होंगे। तो आपने दोनों ट्राइंगल में क्या चीज दिखा दी, आपने एक तो एंगल 90 डिग्री दिखा दिया, इस ट्राइंगल में भी और भैया इस ट्राइंगल में भी दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया, और ये वाली लाइन कॉमन हो गई जो कि हाइपोटेनियस है कि नहीं भाई। तो आपका एक तो एंगल B बराबर एंगल D हो गया 90 डिग्री, है ना, एक तो इस ट्राइंगल में आ रहा है 90 और ये इस ट्राइंगल में आ रहा है 90, और भाई AC जो है वो आपकी क्या हो गई है, हाइपोटेनियस, कॉमन हो गई है, ये आपकी क्या हो गई है बच्चों, कॉमन हो गई है। अब एक बात बताओ, ये वाली साइड देखो BC, क्या ये ABC ट्राइंगल में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, C इंटू T, बिल्कुल है। तो ABC में जो BC है वो C इंटू T है। ऐसे ही कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ध्यान से देखो, यहां से जो आर्क लगा था यहां लगा था जाके, ये उसी मीडियम में लगा था, उतने ही समय में लगा था, तो ये लाइन भी C इंटू T है, AD जो है C इंटू T है, C इंटू T है, C इंटू T है, तो AD भी C इंटू T का ही आर्क लगा था, और ये लाइन कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ADC में आ रही है, ADC में आ रही है। तो आपने कौन कौन से ट्राइंगल लिए हैं, फिर से आपने दो ट्राइंगल लिए हैं, ABC और आपने लिया था ADC, भाई पेपर में लिखनी है ये बातें। अच्छा, तो उसमें एक तो एंगल 90 डिग्री दिखा दिया, एक हाइपोटेनियस दिखा दी और एक साइड दिखा दी, एक तो एंगल दिखा दिया, एक हाइपोटेनियस दिखा दी, दोनों में
एक साइड, कौन कौन सी साइड, ये C इंटू टी थी इस ट्राइंगल में, और भाई इस ट्राइंगल में ये वाली C इंटू टी थी। तो आपने RHS क्राइटेरिया लगा दिया। कौन सा क्राइटेरिया कहते हैं इसको, RHS क्राइटेरिया कहते हैं। और ABC को मैंने क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रेंट दिखा दिया ADC के। और भाई जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, अरे भैया, तो CPCT लगा देते हैं, CPCT लगा देते हैं, है ना। तो जब मैं CPCT लगाऊंगा इस वाले में और इस वाले में, तो एंगल I तो एक में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में क्या आ रहा है, एंगल I आ रहा है, और इस वाले ट्राइंगल में क्या आ रहा है, एंगल R आ रहा है। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके अंदर के जो एंगल हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, यानी कि एंगल I, एक ट्राइंगल में एंगल है, एंगल R एक में है, तो एंगल I बराबर एंगल R। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मैंने यहां पर किया है। अच्छा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड प्लेन ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये ऐड कर देना, नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। चलो भाई, ये आपको आ गया होगा। चलो, अगर हमें इतना आ गया है बच्चों, अब मैं इस चैप्टर के नए पड़ाव की ओर चल रहा हूं, और उस पड़ाव का नाम है इंटरफेरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैं पढ़ाऊंगा, आज तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँगा, कल को मैं इसके भाई क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँगा। आज इसकी थ्योरी समझ लो अच्छे से, थ्योरी भी पेपर में आती है। अब इन जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको फिल्टर बता रहा हूँ बिल्कुल, है ना भाई, इनको ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना भैया, तब ही फायदा मिल रहा होगा। कोहेरेंट सोर्सेज को जानना पड़ेगा। तो पहले आपसे पेपर में कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो ये पहले इसको समझा देता हूं, ध्यान से सुनना भाई। एक बल्ब है, उसने वेव की फॉर्म में एनर्जी को निकाला है, कोई दिक्कत। एक बल्ब है जिसने एनर्जी की फॉर्म में वेव को निकाला है, ऐसे है। तो देखो, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला क्रेस्ट, इसका भी ऊपर वाला पार्ट है, एक साथ पढ़ रहे हैं। इस वाली वेव का नीचे वाला पार्ट, इस वाली वेव का नीचे वाला पार्ट एक साथ पढ़ रहे हैं। ऊपर वाली वेव का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एक साथ पढ़ रहे हैं। और समय बीत गया, 3 सेकंड के बाद भी सेम सिचुएशन है, 5 सेकंड के बाद भी ऐसी ही सिचुएशन है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि ये वेव तो ऐसे चल रही थी, इसने कहा ये ऐसे थी, इसने कहा नहीं 2 सेकंड के बाद ये ऐसे हो गई, पलट गई, है ना, ये तो ऐसे ही रही, ये पलट गई। ऐसा नहीं होगा। अगर ये इस तरीके से चल रही है, ये भी ऐसे ही चल रही है, और तो हमेशा ये ऐसे ही चल रही होंगी, तब ही हम बोलेंगे कि ये दोनों वेव्स कोहेरेंट हैं। कुछ आया समझ में? आया होगा कि इससे जो वेव निकली और जो इससे निकली, 1 सेकंड के बाद ये ऐसे चल रही है, ये भी ऐसे ही चलेगी, 2 सेकंड के बाद भी यही पैटर्न रहेगा, ये ऐसे चल रही थी तो ये भी ऐसे चलेगी, 3 सेकंड के बाद भी यही पैटर्न रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये ऊपर चल रही थी, ये अब नीचे चलने लगी इसके साथ, नहीं भाई, ये दोनों अगर ऊपर चल रही हैं तो ऊपर ही चलेंगी, नीचे चल रही हैं तो नीचे ही चलेंगी समय बीतने के बाद। तो ऐसी वेव्स को जिसमें फेज, इसको बोलूंगा मैं फेज कांस्टेंट है, ऐसी वेव्स को मैं कोहेरेंट सोर्स बोल दूंगा। ऐसी वेव्स जो निकली हैं, उनके जो सोर्सेज हैं उनको मैं कोहेरेंट सोर्स बोल दूंगा। इनसे तो निकली हैं, तो 2 सोर्सेज तब कोहेरेंट होंगे अगर इनका फेज PHAC कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, बदल नहीं रहा होगा। ठीक है, अब एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं। ये आपका क्या है, बल्ब है, इसने ये वेव निकाली है। दूसरी एक और बल्ब है, उसने वेव जो निकाली है वो कुछ ऐसी निकाली है। अब आप कहोगे ये तो पलट के आई हैं, बिल्कुल आई हैं, लेकिन बच्चों मैं कहूँगा यहाँ फेज का अंतर है क्या, तो आप बोलना है, ये ऊपर है, ये कहाँ है उस समय पर, नीचे। लेकिन भाई मैंने 2 सेकंड के बाद देखा तो ये ऊपर रहा और ये नीचे रहा। ऐसा तो नहीं हुआ ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि ये ऊपर है और 2 सेकंड के बाद ये ऐसे तो रहा नहीं, ये ऊपर की तरफ से चलने लगा ऐसा तो नहीं हुआ ना, है ना। तो समय के साथ ये जिस तरह का है उसी तरह का अगर बना रहे, जैसे ये नीचे आ रहा था,
उस समय पर ये ऊपर था, कोई दिक्कत नहीं, उल्टे जरूर हैं, लेकिन 4 सेकंड के बाद भी देखा तो उल्टे ही हैं, 8 सेकंड के बाद देखा तो उल्टे ही हैं। अपना फेज का अगर डिफरेंस आ भी रहा है तो वो हमेशा हर समय पर एक जैसा है। ऐसा नहीं कि ये गद्दारी कर जाए, ये तो नीचे को चल रहा था, ये इसके साथ ऊपर था, इसने कहा नहीं भाई मैं ऐसे नहीं, मैं भी नीचे को ही चलूंगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपको सोर्सेज को कोहेरेंट रखना है, या तो दोनों के फेज कांस्टेंट हों हमेशा, और अगर कोई अंतर आ रहा है तो वो अंतर हमेशा एक ही जैसा बना रहे। तो दो सोर्सेज को कोहेरेंट कब बोला जा सकता है? इफ दे हैव, पेपर में पूछते हैं भाई, इफ दे हैव कांस्टेंट फेज, क्या भाई हो? कांस्टेंट फेज, फेज कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, अगर कोई अंतर है तो वो डिफरेंस भी कैसा बना रहे? सेम बना रहे। और भाई दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। चाहे ये वाला भी केस हो तब भी यही बात है, फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? सेम। तो दो सोर्सेज को क्या बोला जा सकता है? कोहेरेंट सोर्स बोला जा सकता है अगर इफ दे हैव कांस्टेंट फेज, या तो कांस्टेंट फेज हो या फेज डिफरेंस भी हो तो कांस्टेंट रहे, वो बदले ना समय के साथ। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी भाई, वहां से और अच्छे से देख लेना। चलो भाई, कांस्टेंट तो ये तो समझ में आया। अब आपसे, अच्छा जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, आप ये मत सोचना कि मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, भाई ये थ्योरी नहीं है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, इनकी डेफिनेशंस, ये सारी बातें पूछी जाएंगी। तो कोई भी वीडियो आपकी फोकट की या टाइम पास की नहीं होने वाली। बस भाई इनको करता जा, क्वेश्चंस भी होते रहेंगे बीच बीच में, करा दूंगा, अच्छे से हो जाएगी तैयारी, बस लगा रहे। चलो भाई, अब आपसे एग्जाम में एक सवाल और पूछते हैं कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। कैन नेवर बी कोहेरेंट, क्या मतलब है इस बात का? आओ बताता हूं। देखो, आप एक बात बताओ बच्चों, खुद से समझना। जो मैंने अभी आपको पीछे कंडीशन बताई, उसको थोड़ा लॉजिकल वे में समझो, थोड़ा सा लॉजिकल वे में समझो। क्या? ध्यान से सुनो। ये आपके पास एक वेव चल रही है जो कि एक बल्ब ने बनाई है, कोई प्रॉब्लम या नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब एक वेव और है जो कि दूसरे सोर्स ने बनाई है, कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं। ये कुछ ऐसे चल रही थी बच्चों। लेकिन एक बात बताओ, अभी ये दोनों ऐसे चल रही हैं, बहुत अच्छी बात, दोनों में दोस्ती है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन भाई ये दोनों अलग अलग बिहेवियर की हैं, अलग अलग नेचर की हैं। इसने कहा कि भाई आप ऊपर चल रहे हो, मैं भी ऊपर चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई इसका जो नेचर है और इसका नेचर है बिल्कुल अलग अलग है। इसने कहा थोड़ी देर बाद कि नहीं भाई मैं तो नहीं चलता ऐसे, मैं तो ऐसे चलूंगा नीचे की तरफ से। तो जो यहाँ पर फेज बना हुआ था वो पलट गया एकदम से, है ना। फिर मान लो ये ऐसे चल रही है, ठीक चल रही थी, इसने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं चलती ऐसे, मैं तो कैसे चलूंगी, मैं भी नीचे को ही चलूंगी, मैं तो ऐसे चलूंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपने देखा कि फेज कांस्टेंट नहीं हो रहा, है ना। आगे पीछे हो गए हैं, ये ऐसे चल रहे थे, इसका मूड पलट गया, इसने कहा मैं तो नहीं चलती, मैं तो ऐसे चलूंगी। तो ये ऐसे चल रही थी, तो भाई पलट गए उसी जगह पर, ये पलट गई, है ना। तो ऐसा हो जाता है ना। क्यों हो जाता है? क्योंकि भाई दोनों का नेचर सोर्स का अलग अलग होता है। तो ऐसा हम दो इंडिपेंडेंट बल्ब से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आंसर कैसे लिखेंगे? क्योंकि इनके बीच में जो कांस्टेंट फेज नहीं है वो चेंज हो जाता है। और पता है कितनी बार चेंज हो जाता है? 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड में ही अपना मन पलट लेती हैं दोनों। अभी ये ऐसे चल रही थी, 1 सेकंड में ये ऐसे भी चलनी शुरू हो गई, इसने कहा मैं तो नहीं चलती ऐसे, मैं तो ऐसे ही चलूंगी, ये ऐसे होगी, है ना। तो कितनी बार ऐसा पलट लेती हैं अपने फेज? तो 10⁸ टाइम्स जो है फेज क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कितने सेकंड में? इन 1 सेकंड। तो इनके बीच में क्या नहीं है? तालमेल नहीं है, कांस्टेंट फेज नहीं है, ना कांस्टेंट फेज का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस आ भी रहा था तो वो परमानेंट रहना चाहिए था ना, बताया था ना पीछे, लेकिन वो परमानेंट नहीं आ रहा। तो 10⁸ टाइम्स बार चेंज हो जाता है फेज 1 सेकंड में। तो आंसर क्या लिखेंगे? टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट बिकॉज दे डू नॉट हैव
कांस्टेंट फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, इट चेंजेस कंटिन्यूअसली, और कितनी बार, 10 की पावर 8 बार, कितने समय में, 1 सेकंड में। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स में से इसका आंसर भाई पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि मैं और अच्छे से वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। चलो भाई, अब इतना समझने के बाद अब हमारी डेफिनेशन पूछी जाएगी इंटरफेरेंस की, कि क्या होता है इंटरफेरेंस, है ना भाई। अब अगली क्लास में मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, आप बेफिक्र रहो कि क्वेश्चंस क्लास में इसमें हुए नहीं, कोई बात नहीं, अगली क्लास में क्वेश्चंस पे बात करूंगा। पर एक बार भाई कॉन्सेप्ट सीख ले, ठीक है भाई, एक बार तू कॉन्सेप्ट सीख लेगा ना, फिर देख तू समझ, अच्छे से समझने लगेगा। इंटरफेरेंस को YDSE के नाम से भी जानते हैं, याद कर ले, याद कर ले, याद कर ले। इंटरफेरेंस को YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैं इसमें टाइम क्यों लगा रहा हूँ उस चैप्टर में भाई, 6 नंबर का चैप्टर है, फ्री के तो बट नहीं रहे हैं, बोर्ड बहुत होशियार है, तो हमें भी तो भाई थोड़ा स्मार्टली काम करना है ना, पूरा बचाव करके चलेंगे अच्छे से। तो YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं? देखो बच्चों, ये आपके पास ऐसे है, ये जगह स्लिट कहलाती है, ये क्या है, स्लिट कहलाती है। ठीक है भाई। अब इसमें हम 2 वेव्स यूज करते हैं भाई, ये सोर्स है, एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, और सोर्स कोहेरेंट यूज करने हैं, है ना। इंटरफेरेंस में सोर्स कैसे यूज करने हैं, कोहेरेंट। और आप बोलोगे कि सर आपने बताया कि कोहेरेंट सोर्स तो बन ही नहीं सकते इंडिपेंडेंटली। मैंने कब बन सकते हैं, कब बन सकते हैं, अगर आप यहाँ हाइगेन प्रिंसिपल लगा दें। आपने यहाँ एक बल्ब लगा दिया, तो इस बल्ब ने ये वेव फ्रंट बनाई, वेव फ्रंट बनाई, वेव फ्रंट बनाई। अब यहाँ आ गए, मैंने क्या पढ़ाया था, हर एक पॉइंट ऐसे बिहेव करता है जैसे कि अपने आप में एक न्यू सोर्स हो। तो यहाँ पर 2 नए सोर्स जनरेट हो गए, और इनके पिताजी कौन है, पिताजी तो एक ही है इनके। तो क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स हैं? नहीं भाई, ये सेम एक ही फादर से बने हुए सोर्स हैं, तो इनकी जो भी नेचर है वो एक जैसी होगी। ये बहुत बढ़िया दोस्त हैं, ये बहुत बढ़िया भाई हैं, तो क्या होगा, भाई भी हो सकते हैं, है ना, बहन भी हो सकते हैं, जो भी है ना भाई। ये हैं दोनों एक नए सोर्स, और ये नए सोर्स की खास बात ये है कि ये कोहेरेंट सोर्स हैं, क्योंकि इनके पापा एक ही हैं। समझ रहे हो बात को, हाइगेन प्रिंसिपल से। तो इसलिए हमें इंटरफेरेंस में कोहेरेंट सोर्स बनाने हैं, तो वो हमने हाइगेन प्रिंसिपल का एक सोर्स से ही बना लिए, क्योंकि अलग अलग आप इंडिपेंडेंट तो बना नहीं सकते। अभी बताया था क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इनसे जो फेज निकलेगा वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। अब नहीं होगा, पर अब जो भी बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा, क्योंकि पिताजी एक ही हैं। समझ गए बात को? अच्छा, अब सामने क्या है भाई, इसके स्क्रीन है, ये क्या है, सामने स्क्रीन है। अब ये इंटरफेरेंस की डेफिनेशन पेपर में आएगी कि व्हाट इज इंटरफेरेंस। एक बात बताओ बच्चों, ये कोई स्क्रीन पर पॉइंट है, ये स्क्रीन है, ये स्लिट्स, यहाँ से ये स्लिट है, यहाँ से वेव चल रही है, इससे एक वेव इससे चल रही है, ऐसे समझ पा रहे हो। तो कहीं पर तो ये जुड़ जाएंगी सामने स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर कहीं पर इनसे निकलने वाली वेव्स कैंसिल हो रही होंगी, कहीं जुड़ रही होंगी, कहीं कैंसिल हो रही होंगी। तो लाइट का क्या हो रहा है, कहीं पर ये दोनों आपस में जुड़ के सामने रोशनी बना रही होंगी, कहीं ये वेव उल्टी पड़ रही होंगी, जैसे ये जा रही है ऐसे, और इससे जो जाएगी वो पलट के जाए, तो सामने डिस्ट्रक्टिव बन रहा होगा। तो कहीं जुड़ गई होंगी ये वेव्स जो निकली होंगी दोनों से किसी पॉइंट पर, और किसी पॉइंट पर कैंसिल हो गई होंगी। जहां कैंसिल हो गई उस पॉइंट को डिस्ट्रक्टिव बोल देंगे, जहां जुड़ गई उस पॉइंट को कंस्ट्रक्टिव बोल देंगे। समझ में आई बात? तो व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस रीडिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन है। किसका? लाइट का। किसका है रीडिस्ट्रीब्यूशन? लाइट का। किस पर है? ऑन द अकाउंट ऑफ किस पर भाई? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोला? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आप बोलोगे ये क्या है भाई? मैंने कहा कुछ नहीं है, बस ये जो जोड़ना घटाना है ना लाइट वेव का, सामने से जो वेव आ रही है इससे आ रही थी, इससे कहीं जुड़ गई, जहां जुड़ गई वहां कंस्ट्रक्टिव, किसी और पॉइंट पर कहीं कैंसिल हो गई वहां डिस्ट्रक्टिव। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लाइट का। लाइट जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किस पर हो रही है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेस पे हो रही है ना। ऑन द अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन किसकी हो रही है? ऑफ 2 कोहेरेंट सोर्सेज। किसकी भाई? 2 कोहेरेंट सोर्सेज की। तो इसी को क्या बोल देते हैं हम? इसी को हम
इंटरफेरेंस बोल देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी, दोबारा देख आएगी समझ में, है ना। तो ये बात आपको क्या रखनी है भाई, याद रखनी है। अब थोड़ा सा अच्छा टॉपिक चल गया है भाई, इसको ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता चला जाएगा ये आगे आगे। चलो भाई, ये बात आपको क्लियर हो गई। एक बात याद रखना है, आपसे पूछेंगे, ये भी पूछ सकते हैं कि जो ये इंटरफेरेंस होता है इसमें जो है कैसे सोर्सेज यूज़ करे जाते हैं। याद रखना, कोहेरेंट यूज़ करे जाते हैं, है ना। क्यों? हमें स्टेबल इंटरफेरेंस बनाना है। स्टेबल मतलब जहाँ डार्क है वहाँ डार्क बनाना है, जहाँ ब्राइट है यानी कि कंस्ट्रक्टिव है वहाँ कंस्ट्रक्टिव बनाना है, जहाँ डार्क है वहाँ डार्क बनाओ। अब मैं बताऊंगा आगे, क्लियर हो जाएगा अच्छे से ना। इतना अभी तो ये समझ लो, कोहेरेंट सोर्स इसलिए बनाए जाते हैं सामने जो पैटर्न बने, कहीं डार्क कहीं ब्राइट, कहीं डार्क कहीं ब्राइट, ऐसे बनेगा पैटर्न। तो जहाँ डार्क बनेगा डिस्ट्रक्टिव, जहाँ ब्राइट बनेगा कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, ऐसे बनेगा, है ना। तो ये हो रहा होगा सामने स्क्रीन पर। इस फिनोमिना को हमने क्या बोल रखा है, इंटरफेरेंस बोल रखा है। ठीक है भाई, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, याद कर लेनी है, याद कर लेनी है। चलो भाई, अब मैं आगे लेके चलता हूं बच्चों। एक बात बताओ मुझे, अब एक बात बताओ फिर से, आप जरा ध्यान से सुनो, ये आपको समझना है एक बार। अच्छा भाई, नोटबुक पेन साथ में रखा करो भाई, तभी फायदा मिलेगा। देखो, है ना, देखो ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है, ऐसे है। सामने कहीं डिस्ट्रक्टिव अंधेरा, कहीं कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, ऐसे पैटर्न चल रहा है। अब कुछ बातें हैं भाई जो आपको याद कर लेनी है ना, मेरे साथ, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी, ये आपकी स्लिट है, ये पहली स्लिट, ये दूसरी स्लिट, ये सामने स्क्रीन है, इनके बीच की दूरी को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। याद कर लेना है, याद कर लेना है। चलो भाई, ऐसे ही दोनों स्लिट्स के बीच की जो सेपरेशन होती है इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। जो वेव आप यहां से यूज करते हैं वही वेव आप यहां से यूज करते हैं। मान लो यहां आपने ग्रीन लाइट यूज करी तो यहां भी आपने ग्रीन लाइट यूज करी, है ना। ऐसी लाइट को, जो एक सिंगल कलर की लाइट ले रहे हैं, इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। कौन सी लाइट बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट बोल रहे होते हैं। अब हमारे कुछ फॉर्मूले भी रहेंगे और एक भाई बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराने वाला हूं। क्या है वो डेरिवेशन? भाई सामने लाइट की चमक बनेगी, सामने लाइट की चमक बनेगी, कहीं कंस्ट्रक्टिव कहीं डिस्ट्रक्टिव, तो वो कितनी बनेगी उसका डेरिवेशन कराने वाला हूं। पहली बात, इंटेंसिटी को आई से डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी मतलब चमक, इंटेंसिटी मतलब चमक भाई। तो अब सुनो, मान लो भाई दोनों सोर्स एक जैसे मान रखे हैं ना, अभी तो मैंने क्या रखा है ना, यहाँ से जो वेव निकली और जो यहाँ से वेव निकली एक जैसी है, तो इनकी चमक भी सेम है, इसकी आई नोट और इसकी भी आई नोट, और जो सामने बनेगा इन्हें मिला के उसकी आई है। ये इंपॉर्टेंट है, फिर से सुन ले। पहले वाले से जो निकली वो आई नोट चमक की लाइट, दूसरे वाले से भी आई नोट चमक की लाइट, और जो दोनों को मिला के यहाँ बनी, अब वो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो चाहे डिस्ट्रक्टिव, वो उस लाइट की चमक आई है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो सामने रोशनी बनती है या अंधेरा जो भी बनता है उसकी जो चमक है उसका फॉर्मूला ये होता है। अभी इसका हमें डेरिवेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? सामने जो इंटेंसिटी बनेगी कंबाइन होके वो आपकी क्या कहलाएगी? आई। और जो आपने सोर्स की इंटेंसिटी ली है अलग अलग, ये भी आई नोट और ये भी आई नोट, ये हमें डेराइव करना है। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, समझ लो, अच्छे से कर लो भाई। पहले वाली जो वेव निकली, वेव की इक्वेशन बच्चों ये होती है y बराबर a कोस ओमेगा टी, है ना। y1 बराबर y1, ये वेव की इक्वेशन है, बस याद कर लो। y1 बराबर a कोस ओमेगा टी। एक दूसरा सोर्स है, इस वाले से जो निकली वो निकली y2 बराबर a कोस ओमेगा टी प्लस फाई। इसमें एंगल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया भाई, थोड़ा बहुत इनमें हल्का फुल्का फर्क रहा होगा ना, तो वो फर्क ये है एक्स्ट्रा, बाकी सब सेम है, a कोस ओमेगा टी, क्योंकि दोनों भाई तो हैं, है ना। तो इनमें बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो फर्क रह जाता है ना, तो वो एक्स्ट्रा फाई है। ठीक है भाई,
तो ये दो वेव हैं और इन दोनों वेव को मिला के एक नई वेव तैयार होगी जो इनसे मिलकर बन रही होगी सामने, उसकी चमक आई है। तो जो नई वेव तैयार होगी वो ऐसे बनेगी, y1 प्लस y2 दोनों को मिला के बनेगी, है कि नहीं बनेगी, है ना। थोड़ा सा मैथ चलेगा भाई, थोड़ा सा ध्यान दिए। अच्छा, अब तो अगली लाइन में मैं आपको बताऊं तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह a कोस ओमेगा टी आ जाएगा और y2 की जगह a कोस ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनो, एक फॉर्मूला होता है अगर आपको पता है तो, कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है कोस एक्स इंटू कोस वाई और माइनस में भाई साइन एक्स इंटू साइन वाई। याद कर ले, याद कर ले भाई, याद कर ले। अब देखो y बराबर क्या लगाऊंगा, देखो ये a कोस ओमेगा टी तो ऐसा का ऐसे ही लिख दिया ये वाला, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब ये जो लिखा हुआ है ये, इसको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करेंगे तो क्या लिखा जाएगा बताओ, a आ गया, यहाँ क्या लिखा जाएगा देखो बताओ, यहाँ पर लिखा जाएगा कोस एक्स, एक्स का काम यहाँ ये कर रहा है कोस एक्स इंटू कोस वाई, वाई का काम फाई कर रहा है ना, माइनस में साइन एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है ओमेगा टी, और साइन वाई इसका काम कौन कर रहा है साइन फाई। ठीक है भाई, मैंने फॉर्मूला खोला और कुछ नहीं किया, कोस एक्स प्लस वाई खोल दिया, कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई वाई, है ना भाई। अब मैं आगे लेके चलता हूँ, ध्यान से देखना। तो भाई मैं आगे जब लेके चलूँगा तो देख लो एक बार, यहाँ पर y बराबर, है ना भाई, y बराबर क्या आ रहा होगा, देखो ये और ये एक साथ लिख लो, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो बीच में प्लस आ रहा है ना, दोनों में से कॉमन आ जाएगा a कोस ओमेगा टी। पहले टर्म में क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और इस टर्म में a कोस ओमेगा टी बाहर चला गया, यहाँ 1 प्लस कोस फाई बचेगा। और भाई बाहर क्या है, इससे बाहर जो लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी साइन फाई, है कि नहीं भाई। इतनी बात क्लियर सभी को। देखो भाई अब कुछ ना यहाँ पर मैं रट्टा मारने के लिए कहूँगा आपको, है ना भाई। अभी के लिए देखो भाई यही कर लो, है ना, समय कम है उसी हिसाब से चलना है। अब मैं आपसे ये कहूँगा बस ये बताओ ये एक टर्म है और एक टर्म ये है, बीच में माइनस है, ऐसी तो है। तो इस टर्म में कुछ चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी याद करने की है भाई, थोड़ी सी याद कर ले, आजा देख। इसमें इस टर्म में जो ओमेगा टी वाली टर्म है वो हटा दे, ये हटा दे, क्या बचा a 1 प्लस कोस फाई, इसको साइड में लिख ले, मेरे कहने से लिख ले, है ना, अच्छा बच्चा बन के ऐसे लिख ले, फिलहाल के लिए ये लिख ले, लिख लिया। ऐसे ही इस टर्म पे आ जा, इस टर्म पे आ जा, ये वाला, इसमें से भी ओमेगा टी वाली टर्म हटा दे, क्या बचेगा बता दे क्या बचेगा। अच्छा एक चीज़ मेरे से छूट गई भाई, यहाँ ए भी तो था ना, ये है ना, ऐसे था, तो ये था भाई, है ना, क्योंकि ये अंदर ऐसे भी गया हुआ इसके साथ और मल्टीप्लाई में इसके साथ भी गया हुआ है नहीं। चलो भाई, तो ये अगले टर्म में से, ये मैंने क्या कहा, इस वाले टर्म में से ओमेगा टी हटा दे, क्या बचा यहाँ पे, ए साइन फाई, क्या बचा ए साइन फाई। और भाई मेरे कहने से इनका नामकरण कर दे नए वाला, यहाँ कोस आ रहा है ना, तो यहाँ लिख दे बड़ा ए कोस थीटा, मेरे कहने से कर दे भाई कैपिटल ए कोस थीटा, और इसको साइन में है ना तो इसको कैपिटल ए साइन थीटा कर दे, मेरे कहने से, है ना, मेरे कहने से कर दे। अब यहाँ मेरे कहने से अब 2-3 काम कर ले, स्क्वायरिंग और एडिंग कर दे भाई, क्या कर दे, स्क्वायरिंग और एडिंग कर दे दोनों इक्वेशन की, पहले की और दूसरे की, ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, ध्यान रखना। अब भाई इसका स्क्वायरिंग कर तो क्या हो जाएगा, a 1 प्लस कोस फाई, है ना भाई, इसका स्क्वायरिंग कर दे, है ना, प्लस इस वाले का स्क्वायरिंग कर दे, LHS में LHS जोड़ रहा है, a साइन फाई, और भाई इनको ऐड करके लिख दे। मैंने क्या करा, LHS का स्क्वायर करा प्लस कर दिया RHS के स्क्वायर में यहाँ लिख दिया, ठीक। ऐसे ही भाई मैं अब क्या करूँगा, RHS में a कोस थीटा इसका स्क्वायर कर दूं और इसमें क्या ऐड कर दूं, a साइन थीटा क्या कर दूं भाई, इसमें मैं ऐड कर दूं, ऐसे RHS में RHS ऐड कर दिया स्क्वायरिंग करके, ठीक है भाई। अब मैं इसको ब्रैकेट को खोल रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा लेंदी हो रहा होगा लेकिन भाई समझ ले मेरे प्यारे बच्चे, कर ले जैसा बता रहा हूँ। अच्छा इसको करेगा तो क्या बनेगा बता, a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, a स्क्वायर भाई 1 प्लस कोस फाई है, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ के आया ना छोटी क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो भाई कर देना, तो यहाँ पे क्या कर दे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना, प्लस 2ab,
है ना भाई, सबको जानता है ये चीज़ तू। अच्छा यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है आगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, है ना भाई, इक्वल का साइन लगा, ये रहा इक्वल का साइन, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं भाई, है कि नहीं। ठीक है, अब देख मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। इसमें एक काम कर ले, ध्यान से देख, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, दोनों में से कॉमन निकाल दे, दोनों में से क्या निकाल दे, कॉमन निकाल दे। पहले टर्म में क्या बचेगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर फाइव प्लस 2 कोस फाइव, और भाई यहाँ पर क्या बचा एक्स्ट्रा में साइन स्क्वायर फाइव। इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, राइट साइड में देख, यहाँ देख, यहाँ देख, ए स्क्वायर कैपिटल ए दोनों में से कॉमन निकाल ले, तो कैपिटल ए स्क्वायर बाहर निकाल ले कॉमन, क्या बचेगा अंदर साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव बचेगा, है कि नहीं, है कि नहीं भाई। बस अब बहुत पास आ गया भाई डेरिवेशन के, बस थोड़ा सा और पेशेंस रख, देख थोड़ा सा पेशेंस रख ले बस, है ना। अब देख कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाता है क्या, ये बताओ, हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अब देख भाई, देख ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, 1 हो गया, पहले से ही 1 लिखा हुआ है, ये रहा 1, और ये दोनों मिला के 1 हो गया, 1 लिख दे यहाँ पे, और भाई साथ में क्या हो गया यहाँ पे 2 कोस फाइव, है कि नहीं, है कि नहीं भाई। और ये भी क्या हो गया, देख यहाँ पे ये सारा 1 हो गया, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव, कैपिटल ए स्क्वायर आ गया क्या, कैपिटल ए स्क्वायर आ गया क्या। चलो भाई यहाँ क्या हो गया 1 + 1 2 + 2 कोस फाइव बराबर किसके हो गया, कैपिटल ए स्क्वायर के हो गया क्या। बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो, मैथ्स जिन पर नहीं है भाई, पहले तो इसमें से कॉमन निकाल ले 2 को, दोनों में से 1 + कोस फाइव = कैपिटल ए स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब भाई एक बात बताओ, जिन पे मैथ्स नहीं है याद कर लो, लिख लो कहीं पर, 1 + कोस थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 होता है, याद कर ले, याद कर ले भाई, याद कर ले, 1 + कोस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, इसको याद कर ले, याद कर ले, याद कर ले। तो देखो मैं इसको क्या लिख दूंगा, अगली लाइन में देखो, मैं इसको लिख दूंगा 2a स्क्वायर, इसको क्या लिख दूंगा अभी बताया 2 कोस स्क्वायर 5/2, ये फॉर्मूला है, ये भैया फॉर्मूला है, ये 1 + कोस थीटा का फॉर्मूला है। अच्छा इक्वल्स टू किसके आ गया, ए स्क्वायर के आ गया, 2 2 सा क्या हो गया 4 हो गया, 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर 5/2 बराबर कैपिटल ए स्क्वायर, है कि नहीं भाई, है कि नहीं। अब सुन, अब कुछ नई बात बताऊंगा, फिर से एक्सपेरिमेंट पे लेके चलूंगा भाई, देख सुन यहाँ ध्यान से सुन। इस तरीके से था, सामने स्क्रीन थी, स्लिट 1 थी, स्लिट 2 थी। भाई एक बात सुन, कोई भी वेव हो, ये क्या होता है, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, ये क्या होता है एम्पलीट्यूड। अब जैसे कोई वेव ये है तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इसके कंपैरिजन, है कि नहीं। तो इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका ए है, कंबाइन करके जो सामने बनी उसका एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है, समझ गए। और एक रिलेशन है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में, I बराबर KA² होता है। इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, I बराबर KA², ये जनरल फॉर्मूला है। अब जैसे ये है, यहाँ A है, अच्छा K की वैल्यू यहाँ 1 होती है, K की वैल्यू क्या होती है 1। तो एक बात बताओ, I0 बराबर K की वैल्यू 1 है, A² है ना, K की वैल्यू तो 1 है, I0 बराबर A²। और भाई यहाँ जो सामने बना उसको मैंने I बोल रखा है, उसको मैंने क्या बोल रखा है I, तो उसका एम्पलीट्यूड यहाँ क्या बताया था मैंने A, तो I बराबर A²। तो मैं ये कह रहा हूँ जहाँ A² लिखा है छोटे वाला, वहाँ आप क्या लिख सकते हो, वहाँ आप I0 लिख सकते हो, अरे है कि नहीं। और कैपिटल A जो कंबाइन एम्पलीट्यूड आया उसको आप कैपिटल I लिख सकते हो, है कि नहीं। तो ये आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, जो कि जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको डेराइव करना था, I बराबर 4I0 कोस स्क्वायर 5/2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नहीं है तो भाई इस वीडियो को भाई देख ले, तेरा भला हो जाएगा भाई, देख ले इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगली जो क्लास होगी उसके लिए और क्वेश्चंस के लिए। अब ये इंटेंसिटी बच्चों ये आ गई 4I0 कोस स्क्वायर 5/2, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी इंटेंसिटी आ गई। अब इस इंटेंसिटी में कब कंस्ट्रक्टिव बनेगा और कब क्या बन रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव बन रहा होगा, उस पर मैं अब बात कर रहा हूँगा। तो भाई इस एंगल के हिसाब से सामने चमक देखी जाएगी। अगर ये एंगल
अगर ये एंगल किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में पाई का इवन मल्टीपल आ गया, तो सामने कंस्ट्रक्टिव बन रहा होगा, क्योंकि यही तो डिसाइड करा, देखो एक बात बताओ, यही तो डिसाइड कराएगा ना कि चमक कैसी होगी। अगर ये जीरो हो गया तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, अगर ये एंगल मैक्सिमम हो गया तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो किस एंगल पर आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, जब ये एंगल किसका मल्टीपल होगा, इवन का। ये रट्टा मारना है भाई इस बात का, अभी फिलहाल रट्टा मारना पड़ेगा, याद कर ले इसको, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद कर ले कि सामने जो आपका एंगल होना चाहिए, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव बनाना है तो इस फाई को कितना होना चाहिए भाई, इस फाई को होना चाहिए 2n पाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। और अगर आपको सामने डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी जीरो करनी है तो फाई को होना चाहिए पाई का ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल पाई का, है ना। ये किसके लिए है, ये डिस्ट्रक्टिव के लिए है, ये किसके लिए है, डिस्ट्रक्टिव के लिए। मेरी बात भाई ध्यान से सुन ले, बार बार सुन ले, कई बार सुन ले। अगर तुझे ये नहीं आता भाई, अगर तू ये नहीं सीख रहा, अगली वीडियो में घंटा समझ नहीं आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स सारी इस पे ही डिसाइड होगी। हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगा, एक बार देख, दो बार देख, तीन बार देख, हो जाएगा भाई। इसको अच्छे से कर, अगली वीडियो में कुछ और बातें बताऊंगा थ्योरी की, प्लस इसमें फिर क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा। और हाँ, ये जो मैं करा रहा हूँ ना आज, ये फोकट का नहीं है, ये सब सवाल बन के आते हैं पेपर में, ये सब सवाल बन के आते हैं। अब तेरे ऊपर है भाई, कर ले, बहुत लास्ट का टाइम है, बढ़िया टाइम है, इसको अच्छे से कर। मिलता हूँ तेरे से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, और भाई उनका भी भला होगा और तेरा भी भला होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।